आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी। पिछले वीडियो में आप इस पुस्तक के तीसरे भाग तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप चौथे भाग से सुनेंगे। चौथा भाग है किया कराया चौपट। मिस्टर चैम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पाउंड लेने आए थे तथा अंग्रेजों का और हो सके तो बेयरों का मन जीतने आए थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को नीचे लिखा ठंडा जवाब मिला। आप तो जानते हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर सम्राट सरकार का अंकुश मात्र का ही है। आपकी शिकायतें तो सच्ची जान पड़ती है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, पर आपको जिस तरह भी बने यहाँ के गोरों को रिझाकर रहना है। जवाब सुनकर प्रतिनिधि ठंडे हो गए। मैं निराश हो गया। जब जागे तभी सवेरा, मानकर फिर से श्री गणेश करना होगा। यह बात मेरे ध्यान में आ गई और साथियों को मैंने समझा दी। मिस्टर चैम्बरलेन का जवाब क्या गलत था। गोल मोल बात कहने के बदले उन्होंने साफ बात कह दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून उन्होंने थोड़े मीठे शब्दों में समझा दिया। पर हमारे पास लाठी थी ही कहाँ। हमारे पास तो लाठी के प्रहार झेलने लायक शरीर भी मुश्किल से थे। मिस्टर चैम्बरलेन कुछ हफ्ते ही रहने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका कोई छोटा सा प्रांत नहीं है, वह एक देश है, खंड है। अफ्रीका में तो अनेक उपखंड समाये हुए हैं। यदि कन्याकुमारी से श्रीनगर 1900 मील है तो डरबन से केपटाउन 1900 मील से कम नहीं है। इस खंड में मिस्टर चैम्बरलेन को तूफानी दौरा करना था। वे ट्रांसवाल के लिए रवाना हुए। मुझे वहां के भारतीयों का केस तैयार करके उनके सामने पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुंचा जाए, वहां मैं समय पर पहुंच सकूं, इसके लिए अनुमति प्राप्त करने का काम हमारे लोगों से हो सकने जैसा ना था। युद्ध के बाद ट्रांसवाल उजाड़ जैसा हो गया था। वहां ना खाने को अन्न था, ना पहनने ओढ़ने को कपड़े मिलते थे। खाली और बंद पड़ी हुई दुकानों को माल से भरना और खुलवाना था। यह तो धीरे धीरे ही हो सकता था। जैसे जैसे माल इकट्ठा होता जाए वैसे वैसे ही घर बार छोड़कर भागे हुए लोगों को वापस आने दिया जा सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रांसवालवासी को परवाना लेना पड़ता था। गोरों को तो परवाना मांगते ही मिल जाता था। मुसीबत हिंदुस्तानियों की थी। हवसियों से संबंध रखने वाला एक अलग विभाग पहले से ही था। ऐसी दशा में एशिया वासियों के लिए एक विभाग क्यों ना हो। दलील ठीक मानी गई। एक नया विभाग मेरे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले ही खुल चुका था और यह धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा था। हिंदुस्तानियों को इस भाग में अर्जी देनी पड़ती थी। फिर बहुत दिनों बाद उसका उत्तर मिलता था। ट्रांसवाल जाने की इच्छा रखने वाले लोग अधिक थे। एतबब उनके लिए दलाल खड़े हो गए। इन दलालों और अधिकारियों के बीच गरीब हिंदुस्तानियों के हजारों रुपये लूट गए। मुझसे कहा गया था कि बिना वसूली के परवाना मिलता ही नहीं और कई बार तो वसूले या जरिए के होते हुए भी प्रति व्यक्ति 100 पाउंड तक खर्च हो जाते हैं। इसमें मेरा ठिकाना कहाँ लगता। मैं अपने पुराने मित्र डरमन के पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचा और उनसे कहा, आप मेरा परिचय परवाना देने वाले अधिकारी से करा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए। आप यह तो जानते हैं कि मैं ट्रांसवाल में रहा हूँ। वे तुरंत सिर पर टोप रखकर मेरे साथ आए और मुझे परवाना दिला दिया।
मेरी ट्रेन छूटने में मुश्किल से 1 घंटा बाकी था। मैंने सामान वगैरह रखा था। सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर का आभार मानकर मैं विक्टोरिया के लिए रवाना हो गया। मुझे कठिनाइयों का ठीक-ठीक अंदाज हो गया था। मैं विक्टोरिया पहुंचा, प्रार्थना पत्र तैयार किया। डरबन में प्रतिनिधियों के नाम किसी से पूछे गए तो मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ नया विभाग काम कर रहा था, इसलिए प्रतिनिधियों के नाम पहले से पूछ लिए गए थे। इसका हेतु अलग रखना था, ऐसा विक्टोरिया के हिंदुस्तानियों को पता चल गया था। इसी अरसे में मैं श्री मदनजीत ने इंडियन ओपिनियन अखबार निकालने का विचार किया। उन्होंने मेरी सलाह और सहायता मांगी। छापा खाना तो वे चला ही रहे थे, अखबार निकालने के विचार से मैं सहमत हुआ। सन 1904 में इस अखबार का जन्म हुआ। मनसुख लाल नाजर इसके संपादक बने, पर संपादन का सच्चा बोझ तो मुझ पर ही पड़ा। मेरे भाग में प्रायः हमेशा दूर से ही अखबार की व्यवस्था संभालने का योग रहा है। मनसुख लाल नाजर संपादक का काम ना कर सके, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने देश में कई अखबारों के लिए लेख लिखे थे, पर दक्षिण अफ्रीका के अटपटे प्रश्नों पर मेरे रहते उन्होंने स्वतंत्र लेख लिखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें मेरी विवेक शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। एतबब जिन जिन विषयों पर कुछ लिखना जरूरी होता, उन पर लिखकर भेजने का बोझ वो मुझ पर डाल देते थे। यह अखबार साप्ताहिक था, जैसा कि आज भी है। आरंभ में तो वह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था, पर मैंने देखा कि तमिल और हिंदी विभाग नाम मात्र के थे। मुझे लगा कि उनके द्वारा समाज की कोई सेवा नहीं होती। उन विभागों को रखने में मुझे असत्य का आभास हुआ। एतबब उन्हें बंद करके मैंने शांति प्राप्त की। मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि इस अखबार में मुझे कुछ अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अगर मैं पैसे ना दूं तो अखबार चल ही नहीं सकता। मैं अखबार का संपादक नहीं था, फिर भी हिंदुस्तानी और गोरे दोनों यह जानने लग गए थे कि उसके लेखों के लिए मैं ही जिम्मेदार था। अखबार ना निकलता तो भी कोई हानि ना होती, पर निकलने के बाद उसके बंद होने से हिंदुस्तानियों की बदनामी होगी और समाज को हानि पहुंचेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं उसमें पैसा उड़ेलता गया और कहा जा सकता है कि आखिर ऐसा भी समय आया जब मेरी पूरी बचत उस पर खर्च हो जाती थी। मुझे ऐसे समय की याद है जब मुझे हर महीने 75 पाउंड भेजने पड़ते थे, किंतु इतने वर्षों के बाद मुझे लगता है कि इस अखबार ने हिंदुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है। इससे धन कमाने का विचार तो शुरू से ही किसी का नहीं था। जब तक वह मेरे अधीन था, उसमें किए गए परिवर्तन मेरे जीवन में हुए परिवर्तनों के द्योतक थे। जिस तरह आज यंग इंडिया और नवजीवन मेरे जीवन के निचोड़ रूप है, उसी तरह इंडियन ओपिनियन था। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उड़ेलता था और जिसे मैं सत्याग्रह के रूप में पहचानता था, उसे समझाने का प्रयत्न करता था। जेल के समयों को छोड़कर 10 वर्षों के अर्थात सन 1914 तक के इंडियन ओपिनियन का शायद ही कोई अंक ऐसा होगा जिसमें मैंने कुछ ना लिखा हो। इनमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा हो, या किसी को केवल खुश करने के लिए लिखा हो अथवा जानबूझकर अतिशयोक्ति की हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मेरे लिए यह अखबार संयम की तालीम सिद्ध हुआ था। मित्रों के लिए वह मेरे विचारों को जानने का माध्यम बन गया था। आलोचकों को उसमें से आलोचना के लिए बहुत कम सामग्री मिल पाती थी। मैं जानता हूँ कि उसके लेख आलोचकों को अपनी कलम पर अंकुश रखने के लिए बाध्य करते थे। इस अखबार के बिना सत्याग्रह की लड़ाई चल नहीं सकती थी।
पाठक समाज इस अखबार को अपना समझकर इसमें से लड़ाई का और दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की दशा का सही हाल जानता था। फिनिक्स की स्थापना। सवेरे सबसे पहले तो मैंने वेस्ट से बात की। इंडियन ओपिनियन को एक खेत पर ले जाना चाहिए। वहां सब अपने खान पान के लिए आवश्यक खर्च समान रूप से ले। सब अपने अपने हिस्से की खेती करे और बाकी के समय में इंडियन ओपिनियन का काम करे। वेस्ट ने इस सुझाव को स्वीकार किया। हर एक के भोजन आदि का खर्च कम से कम 3 पाउंड हो, ऐसा हिसाब बिठाया। इसमें गोरे काले का भेद नहीं रखा गया था, लेकिन प्रेस में तो लगभग 10 कार्यकर्ता थे। एक सवाल यह था कि सबके लिए जंगल में बसना अनुकूल होगा या नहीं, और दूसरा सवाल यह था कि सब खाने पहनने की आवश्यक सामग्री बराबरी से लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं। हम दोनों ने तो यह निश्चय किया कि जो इस योजना में सम्मिलित न हो सके वे अपने वेतन ले, और आदर्श यह रहे कि धीरे धीरे सब संस्था में रहने वाले बन जाए। इस दृष्टि से मैंने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू की। मदनजीत के गले तो यह बात उतरी ही नहीं। उन्हें डर लगा कि जिस चीज में उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी थी वह मेरी मूर्खता से 1 महीने के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। इंडियन ओपिनियन नहीं चलेगा, प्रेस भी नहीं चलेगा और काम करने वाले भी भाग जाएंगे। मेरे भतीजे छंगनलाल गांधी इस प्रेस में काम करते थे। मैंने वेस्ट के साथ ही उनसे भी बात की। उन पर कुटुंब का बोझ था, किंतु उन्होंने बचपन से ही मेरे अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करना और काम करना पसंद किया था। मुझ पर उनका बहुत विश्वास था। ये तब बिना किसी दलील के वे इस योजना में सम्मिलित हो गए और आज तक मेरे साथी हैं। तीसरे गोविंद स्वामी नामक एक मशीन चलाने वाले भाई थे, वो भी इसमें शरीक हुए। दूसरे यद्यपि संस्थावासी नहीं बने तो भी उन्होंने यह स्वीकार किया कि मैं जहां भी प्रेस ले जाऊंगा वहां वे आएंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में 2 से 3 अधिक दिन लगे होंगे। तुरंत ही मैंने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि डरबन के पास किसी भी स्टेशन से लगी हुई जमीन की एक टुकड़े की जरूरत है। जवाब में फिनिक्स की जमीन का संदेशा मिला। वेस्ट के साथ मैं उसे देखने गया। 6 दिन के अंदर 20 एकड़ जमीन ली। उसमें एक छोटा सा पानी का नाला था, नारंगी और आम के कुछ पेड़ थे। पास ही 80 एकड़ का दूसरा एक टुकड़ा था, उसमें विशेष रूप से फलों वाले पेड़ और एक झोपड़ा था। थोड़े दिनों बाद उसे भी खरीद लिया। दोनों को मिलाकर 1000 पाउंड दिए। कुछ हिंदुस्तानी बड़े और सिलावट जो मेरे साथ लड़ाई में सम्मिलित हुए थे इस काम के लिए मिल गए। उनकी मदद से कारखाना बनना शुरू किया। 1 महीने में मकान तैयार हो गया। वह 75 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा था। वेस्ट आदि शरीर को संकट में डालकर राज और बढ़ई के साथ लगे। फिनिक्स में घास खूब थी, बस्ती बिल्कुल ना थी, इससे सांपों का खतरा था। आरंभ में तो तंबू गाड़कर सब उन्हीं में रहे थे। मुख्य घर के तैयार होने पर 1 हफ्ते के अंदर अधिकांश सामान बैलगाड़ियों की मदद से फिनिक्स लाया गया। डरबन और फिनिक्स के बीच 13 मील का फासला था। फिनिक्स स्टेशन से 2.5 मील दूर था। सिर्फ 1 ही हफ्ता इंडियन ओपिनियन को मर्क्यूरी प्रेस में छापना पड़ा। मेरे साथ जितने भी सगे संबंधी आए थे और व्यापार धंधे में लग गए थे, उन्होंने अपने मत का बनाने और फिनिक्स में भर्ती करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया। ये तो सब धन संग्रह करने का हौसला लेकर दक्षिण अफ्रीका आए थे। उन्हें समझाने का काम कठिन था, पर कुछ लोग समझे। उन सब में से आज मैं मगनलाल गांधी का नाम अलग से लेता हूँ, क्योंकि दूसरे जो समझे थे
वे तो कम ज्यादा समय फिनिक्स में रहने के बाद फिर से द्रव्य संचय में व्यस्त हो गए थे। मदन लाल गांधी अपना धंधा समेटकर जब से मेरे साथ रहने आए तब से बराबर मेरे साथ ही रहे। अपने बुद्धि बल से, त्याग शक्ति से और अनन्य भक्ति से वे मेरे आंतरिक प्रयोगों के आरंभ के साथियों में आज मुख्य पद के अधिकारी हैं और स्वयं शिक्षित कारीगर के नाते मेरे विचार में वे उनके बीच अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस प्रकार सन 1904 में फिनिक्स की स्थापना हुई और अनेक विडंबनाओं के बीच भी फिनिक्स संस्था तथा इंडियन ओपिनियन दोनों अब तक टिके हुए हैं। जाको राखे साइयां। अब जल्दी ही हिंदुस्तान जाने की अथवा वहां जाकर स्थिर होने की आशा मैंने छोड़ दी थी। मैं तो पत्नी को 1 साल का आश्वासन देकर वापस दक्षिण अफ्रीका आया था। साल तो बीत गया पर मेरे वापस लौटने की संभावना दूर चली गई। इतवम मैंने बच्चों को बुला लेने का निश्चय किया। बच्चे आए। घर में परिवर्तन और बाल शिक्षा। डरबन में मैंने जो घर बसाया था उसमें परिवर्तन तो किए ही थे। खर्च अधिक रखा था, फिर भी झुकाव सादगी की ओर ही था। किंतु जोहान्सबर्ग में सर्वोदय के विचारों ने अधिक परिवर्तन करवाए। बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखनी शुरू कर ही दी। फिर भी कुछ साथ सम्मान के बिना काम चलाना मुश्किल था। सच्ची सादगी तो मन की बढ़ी। हर एक काम अपने हाथों से करने का शौक बढ़ा और बालकों को भी उसमें शरीक करके कुशल बनाना शुरू किया। बाजार की रोटी खरीदने के बदले कूने की सुझाई हुई बिना खमीर की रोटी हाथ से बनानी शुरू की। इसमें मील का आटा काम नहीं देता था। साथ ही मेरा यह भी ख्याल रहा कि मील में पीसे आटे का उपयोग करने की अपेक्षा हाथ से पीसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की अधिक रक्षा होती है। एतबव 7 पाउंड खर्च करके हाथ से चलाने की एक चक्की खरीद ली। उसका पाट वजनदार था, 2 आदमी उसे सरलता से चला सकते थे। अकेले तो तकलीफ होती थी। इस चक्की को चलाने में पोलाक, मैं और बालक मुख्य भाग लेते थे। कभी कभी कस्तूरबा बाई भी आ जाती थी। यद्यपि उस समय वह रसोई में बनाने में लगी रहती थी। मिसेज पोलाक के आने पर वे भी इसमें सम्मिलित हो गई। बालकों के लिए यह कसरत बहुत अच्छी सिद्ध हुई। उनसे मैंने चक्की चलाने का यह दूसरा कोई काम कभी जबरदस्ती नहीं करवाया। वे सहजी खेल समझकर चक्की चलाने आते थे। थकने पर छोड़ देने की उन्हें स्वतंत्रता थी। घर साफ रखने के लिए एक नौकर था। वह घर के आदमी की तरह रहता था और उसके काम में बालक पूरा हाथ बटाते थे। पखाना साफ करने के लिए तो म्युनिसिपल का नौकर आता था और पखाने के कमरे को साफ करने और बैठक आदि धोने का काम नौकर को नहीं सौंपा जाता था। उससे वैसी आशा भी नहीं रखी जाती थी। यह काम हम स्वयं करते थे और इससे भी बालकों को तालीम मिलती थी। परिणाम यह हुआ कि शुरू से ही मेरे एक भी लड़के को पखाना साफ करने की घिन न रही और आरोग्य के साधारण नियम भी वे स्वाभाविक रूप से सीख गए। जोहान्सबर्ग में कोई बीमार तो शायद ही कभी पड़ता था, पर बीमारी का प्रसंग आने पर सेवा के काम में बालक अवश्य रहते थे और इस काम को वो खुशी से करते थे। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बालकों के अक्षर ज्ञान के प्रति मैं लापरवाह रहा, पर यह ठीक है कि मैंने उसकी कुर्बानी करने में संकोच नहीं किया और इस कमी के लिए मेरे लड़के को मेरे विरुद्ध शिकायत करने का कारण रह गया है। उन्होंने कभी कभी अपना असंतोष भी प्रकट किया है। मैं मानता हूँ कि इसमें किसी हद तक मुझे अपना दोष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान कराने की मेरी इच्छा थी। मैं प्रयत्न भी करता था, किंतु इस काम में हमेशा कोई विघ्न आ जाता था।
उनके लिए घर पर दूसरी शिक्षा की सुविधा नहीं की गई थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ पैदल दफ्तर तक ले जाता था। दफ्तर 2.5 मील दूर था। इससे सुबह शाम मिलाकर कम से कम 5 मील की कसरत उन्हें और मुझे हो जाती थी। रास्ता चलते हुए मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयत्न करता था, पर यह भी तभी होता था जब मेरे साथ दूसरा कोई चलने वाला न होता। दफ्तर में वे मुवक्किलों वो मुहर्रिरों के संपर्क में आते थे। कुछ पढ़ने को देता तो वे पढ़ते थे, इधर उधर घूम फिर लेते थे और बाजार से मामूली सामान खरीदना हो तो खरीद लाते थे। सबसे बड़े हरिलाल को छोड़कर बाकी सब बालकों की परवरिश इसी प्रकार हुई। हरिलाल देश में रह गया था। यदि मैं उन्हें अक्षर ज्ञान कराने के लिए 1 घंटा भी नियमित रूप से बचा सका होता तो मैं मानता कि उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया है। मैंने ऐसा आग्रह नहीं रखा। इसका दुख मुझे और उन्हें दोनों को रह गया है। सबसे बड़े लड़के ने अपना संताप कई बार मेरे सामने और सार्वजनिक रूप से भी प्रकट किया है। दूसरों ने हृदय की उदारता दिखाकर इस दोष को अनिवार्य समझकर दरगुजर कर दिया है। इस कमी के लिए मुझे पश्चाताप नहीं है, अथवा है तो इतना ही कि मैं आदर्श पिता न बन सका। किंतु मेरी यह राय है कि उनके अक्षर ज्ञान की कुर्बानी भी मैंने अज्ञान से ही क्यों न हो, फिर भी सद्भाव पूर्वक मानी हुई सेवा के लिए ही की है। मैं यह कह सकता हूँ कि उनके चरित्र निर्माण के लिए जितना कुछ आवश्यक रूप से करना चाहिए था वह करने में मैंने कहीं भी त्रुटि नहीं रखी है, और मैं मानता हूँ कि हर माता पिता का यह अनिवार्य कर्तव्य है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अपने इस परिश्रम के बाद भी मेरे बालकों के चरित्र में जहाँ त्रुटि पाई जाती है वहाँ वह पति पत्नी के नाते हमारी त्रुटियों का प्रतिबिंब है। इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के विषय में मेरे और पोलाक के बीच कितनी बार गर्मागर्म बहस हुई है। मैंने शुरू से ही यह माना है कि जो हिंदुस्तानी माता पिता अपने बालकों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलने वाले बना देते हैं वे उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। मैंने यह भी माना है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है और उस हद तक वह देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के कारण मैं हमेशा जानबूझकर अपने बच्चों के साथ गुजराती में ही बातचीत करता था। पोलक को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी दलील यह थी कि मैं बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा हूँ। वे मुझे आग्रह पूर्वक और प्रेम पूर्वक समझाया करते थे कि यदि बालक अंग्रेजी के समान व्यापक भाषा को सीख ले तो संसार में चल रही जीवन की होड़ में वे एक बड़ी मंजिल को सहज ही पार कर सकते हैं। उनकी यह दलील मेरे गले ना उतरती थी। अब मुझे यह याद नहीं है कि अंत में मेरे उत्तर से उन्हें संतोष हुआ था या मेरा हट देकर उन्होंने शांति धारण कर ली थी। इस संवाद को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी उस समय के मेरे ये विचार आज अनुभव से बहुत दृढ़ हुए हैं। और यद्यपि मेरे पुत्र अक्षर ज्ञान में कच्चे रह गए हैं, फिर भी मातृभाषा को जो साधारण ज्ञान उन्हें आसानी से मिला है उससे उन्हें और देश को लाभ ही हुआ है। और इस समय वे देश में परदेसी जैसे नहीं बन गए हैं। वे द्विभाषी तो सहज ही हो गए, क्योंकि विशाल अंग्रेजी मित्र मंडली के संपर्क में आने से और जहां विशेष रूप से अंग्रेजी बोली जाती है ऐसे देश में रहने से वे अंग्रेजी भाषा बोलने और उसे साधारणतः लिखने लग गए। जुलू विद्रोह घर बसाकर बैठने के बाद कहीं स्थिर होकर रहना मेरे नसीब में बदा ही ना था। जोहान्सबर्ग में मैं कुछ स्थिर सा होने लगा था कि इसी बीच एक अनसोची घटना घटी। अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिली कि नेटाल में जुलू विद्रोह हुआ है। जुलू लोगों से मेरी कोई दुश्मनी ना थी। उन्होंने एक भी हिंदुस्तानी का नुकसान नहीं किया था। विद्रोह शब्द के औचित्य के विषय में भी मुझे शंका थी।
किंतु उन दिनों मैं अंग्रेजी सल्तनत को संसार का कल्याण करने वाली सल्तनत मानता था। मेरी वफादारी हार्दिक थी। मैं उस सल्तनत का क्षय नहीं चाहता था। एतबब बल प्रयोग संबंधी नीति अनीति का विचार मुझे इस कार्य को करने से रोक नहीं सकता था। नेटाल पर संकट आने पर उसके पास रक्षा के लिए स्वयं सेवकों की सेना थी और संकट के समय काम के लायक सैनिक भर्ती भी हो जाते थे। मैंने पढ़ा कि स्वयं सेवकों की सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए रवाना हो चुकी है। मैं अपने को नेटाल वासी मानता था और नेटाल के साथ मेरा निकट संबंध तो था ही। एतबब मैंने गवर्नर को पत्र लिखा कि यदि आवश्यकता हो तो घायलों की सेवा शुश्रूषा करने वाले हिंदुस्तानियों की एक टुकड़ी लेकर मैं सेवा के लिए जाने को तैयार हूँ। तुरंत ही गवर्नर का स्वीकृति सूचक उत्तर मिला। मैंने अनुकूल उत्तर की अथवा इतनी जल्दी उत्तर पाने की आशा नहीं रखी थी। फिर भी उक्त पत्र लिखने के पहले मैंने अपना प्रबंध तो कर ही लिया था। तय यह किया था कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाए तो जोहानसी वर का घर उठा देंगे। मिस्टर पोलाक अलग घर लेकर रहेंगे और कस्तूरबा बाई फिनिक्स जाकर रहेगी। इस योजना को कस्तूरबा बाई की पूर्ण सम्मति प्राप्त हुई। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे ऐसे कार्यों में उसकी तरफ से किसी भी दिन कोई बाधा डाली गई हो। गवर्नर का उत्तर मिलते ही मैंने मकान मालिक को मकान खाली करने के संबंध में विधिवत 1 महीने का नोटिस दे दिया। कुछ सामान फिनिक्स गया, कुछ मिस्टर पोलाक के पास रहा। डरबन पहुंचने पर मैंने आदमियों की मांग की। बड़ी टुकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। हम 24 आदमी तैयार हुए। उनमें मेरे सिवा 4 गुजराती थे, बाकी मद्रास प्रांत के गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी थे और एक पठान था। स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अधिक सुविधा के साथ काम कर सकने के लिए तथा वैसी प्रथा होने के कारण चिकित्सा विभाग के मुख्य पदाधिकारी ने मुझे सार्जेंट मेजर का मुद्दती पद दिया और मेरी पसंद के अन्य 3 साथियों को सार्जेंट का और एक को कॉर्पोरल का पद दिया। वर्दी भी सरकार की ओर से ही मिली है। मैं यह कह सकता हूँ कि इस टुकड़ी ने 6 सप्ताह तक सतत सेवा की। विद्रोह के स्थान पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां विद्रोह जैसी कोई चीज नहीं थी। कोई विद्रोह करता हुआ भी नजर नहीं आता था। विद्रोह मनाने का कारण यह था कि एक जुलू सरदार ने जुलू लोगों पर लगाया गया नया कर न देने की उन्हें सलाह दी थी और कर की वसूली के लिए गए हुए एक सार्जेंट को उसने कत्ल कर डाला था। सो जो भी हो, मेरा हृदय तो जुलू लोगों की तरफ था और केंद्र पर पहुंचने के बाद जब हमारे हिस्से मुख्त जुलू घायलों की शुश्रूषा करने का काम आया तो मैं बहुत खुश हुआ। वहां के डॉक्टर अधिकारी ने हमारा स्वागत किया। उसने कहा, घोड़ों में से कोई इन घायलों की सेवा शुश्रूषा के लिए तैयार नहीं होता। मैं अकेला किस किस की सेवा करूं? इनके घाव सड़ रहे हैं। अब आप आए हैं, इसे मैं निर्दोष लोगों पर ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ। यो कहकर उसने मुझे पट्टियां, जंतुनाशक पानी आदि सामान दिया और उन बीमारियों के पास ले गया। बीमार हमें देखकर खुश हो गए। घोड़े सिपाही जालियों में से झांक झांक कर हमें घाव साफ करने से रोकने का प्रयत्न करते, हमारे नाम मानने पर खींचते और जुलुओं के बारे में जिन गंदे शब्दों का उपयोग करते, उनसे तो कान के कीड़े झड़ जाते थे। धीरे धीरे घोड़े सिपाहियों के साथ भी मेरा परिचय हो गया और उन्होंने मुझे रोकना बंद कर दिया। इन सेना में सन 1916 में मेरा घोर विद्रोह करने वाले कर्नल स्पार्क्स और कर्नल वाइली थे। वे मेरे इस कार्य से आश्चर्यचकित हो गए। मुझे खास तौर से बुलाकर उन्होंने मेरा उपकार माना। वे मुझे जनरल मैकेंजी के पास भी ले गए और उनसे मेरा परिचय करवाया। पर लड़ाई में व्यस्त सेना किसी एक जगह पर तो बैठी रह ही नहीं सकती थी।
जहां से संकट के समाचार आते वहीं वह दौड़ जाती थी। उसमें बहुत से तो घुड़सवार ही थे। केंद्र स्थान से हमारी छावनी उठती कि हमें उसके पीछे पीछे अपनी डोलियां कंधे पर उठाकर चलना पड़ता था। 2-3 मौकों पर तो एक ही दिन में 40 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी। यहाँ भी हमें तो केवल प्रभु का ही काम मिला। तो जुलू मित्र भूल से घायल हुए थे, उन्हें डोलियों से उठाकर छावनी तक पहुंचाना था और वहां उनकी सेवा शुश्रूषा करनी थी। हृदय मंथन। जुलू विद्रोह में मुझे बहुत से अनुभव हुए और बहुत कुछ सोचने को मिला। बोर युद्ध में मुझे लड़ाई की भयंकरता उतनी प्रतीत नहीं हुई थी जितनी यहाँ हुई। यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि मनुष्य का शिकार हो रहा था। यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि उन कई अंग्रेजों का भी अनुभव था जिसके साथ मेरी चर्चा होती रहती थी। सवेरे सवेरे सेना गांव में जाकर मानो पटाखे छोड़ती हो, इस प्रकार उसकी बंदूकों की आवाज दूर रहने वाले हम लोगों के कानों पर पड़ती थी। लेकिन मैं सब कुछ कड़वे घूंट की तरह पी गया और मेरे हिस्से में जो काम आया सो तो केवल जुलू लोगों की सेवा का ही आया। यहाँ बस्ती बहुत कम थी। पहाड़ों और खाइयों में भले सादे और जंगली माने जाने वाले जुलू लोगों के पास घास फूस के झोपड़े को छोड़कर और कुछ ना था। इस कारण दृश्य भव्य मालूम होता था। जब इस निर्जन प्रदेश में हम किसी घायल को लेकर अथवा यूं ही मीलों पैदल जाते थे तब मैं यह सोच में डूब जाता था। यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे विचार परिपक्व हुए। मैंने अपने साथियों से भी इसकी थोड़ी चर्चा की। मुझे अभी इस बात का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है, किंतु मैं यह स्पष्ट देख सका था कि सेवा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। मुझे लगा कि इस प्रकार की सेवा तो मेरे हिस्से अधिकाधिक आती ही रहेगी और यदि मैं भोग विलास में, संतानोत्पत्ति में और संतति के पालन पोषण में लगा रहा तो मुझसे संपूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी। मैं 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी सगर्भा हो तो मैं निश्चिंत भाव से इस सेवा में प्रत्युत हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना परिवार की वृद्धि करते रहना समाज के अभुक्त लोगों के लिए किए जाने वाले मनुष्य के प्रयत्न का विरोध करने वाली वस्तु बन जाती है। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो परिवार की सेवा समाज सेवा की विरोधी ना बने। मैं इस प्रकार के विचार चक्र में फंस गया और ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के लिए थोड़ा अधीर भी हो उठा। इन विचारों से मुझे एक प्रकार का आनंद हुआ और मेरा उत्साह बढ़ा। कल्पना ने सेवा के क्षेत्र को बहुत विशाल बना दिया। जिस ब्रह्मचर्य के ऐसे परिणाम आ सकते हैं वह सरल नहीं हो सकता, वह केवल शारीरिक भी नहीं हो सकता। शारीरिक अंकुश से ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है, परंतु शुद्ध ब्रह्मचर्य में विचार की मलिनता भी नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मचर्य को तो स्वप्न में भी विकारी विचार नहीं आते और जब तक विकार युक्त स्वप्न आते रहते हैं तब तक यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है। मुझे कायिक ब्रह्मचर्य के पालन में भी महान कष्ट उठाना पड़ा है। आज यह कहा जा सकता है कि मैं इसके विषय में निर्भय बना हूँ, लेकिन अपने विचारों पर मुझे जो जय प्राप्त करनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकी है। पर मेरे महान प्रयत्न और संघर्ष का थोड़ा बहुत इतिहास अगले प्रकरणों में आने ही वाला है। इस प्रकरण के अंत में तो मैं यही कह दूं कि अपने उत्साह के कारण यह आरंभ में तो व्रत का पालन सरल प्रतीत हुआ। व्रत लेते ही मैंने एक परिवर्तन कर डाला कि पत्नी के साथ एक शैया का अथवा एकांत का मैंने त्याग किया। इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्य का पालन मैं इच्छा या अनिच्छा से सन 1900 से करता आ रहा था, व्रत के रूप में उसका प्रारंभ 1906 के मध्य से हुआ। कस्तूरबा का साहस।
कस्तूरबा बाई पर रोग के 3 घातक हमले हुए और तीनों में वह केवल घरेलू उपचारों से बच गई। उनमें पहली घटना उस समय घटी जब सत्याग्रह का युद्ध चल रहा था। उसे बार-बार रक्तस्राव हुआ करता था। एक डॉक्टर मित्र ने शल्य क्रिया करा लेने की सलाह दी थी। थोड़ी आनाकानी के बाद पत्नी ने शल्य क्रिया कराना स्वीकार कर लिया। उसका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। डॉक्टर ने बिना क्लोरोफॉर्म के शल्य क्रिया की। शल्य क्रिया के समय पीड़ा बहुत हो रही थी, पर जिस धीरज से कस्तूरबा बाई ने उसे सहन किया, उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। शल्य क्रिया निर्विघ्न पूरी हो गई। डॉक्टर ने और उसकी पत्नी ने कस्तूरबा बाई की अच्छी सार संभाल की। यह घटना डरबन में हुई थी। 2 या 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे निश्चिंत होकर जोहान्सबर्ग जाने की अनुमति दे दी। मैं चला गया। कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि कस्तूरबा बाई का शरीर बिल्कुल सुधर नहीं रहा है और यह बिछौना छोड़कर उठ बैठ भी नहीं सकती। एक बार बेहोश भी हो चुकी थी। डॉक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना औषधि या अन्न के रूप में कस्तूरबा बाई को शराब अथवा मांस नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर ने मुझे जोहान्सबर्ग में टेलीफोन किया। मैं आपकी पत्नी को मांस का शोरबा अथवा बीफटी देने की जरूरत समझता हूँ। मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। मैंने उत्तर दिया, मैं यह इजाजत नहीं दे सकता, किंतु कस्तूरबा बाई स्वतंत्र है। उससे पूछने जैसी स्थिति हो तो पूछिए और वह लेना चाहे तो जरूर दीजिए। ऐसे मामलों में मैं बीमारी से कुछ पूछना पसंद नहीं करता। स्वयं आपका यहाँ आना जरूरी है। यदि आप मैं जो चाहूँ सो खिलाने की छूट मुझे ना दे तो मैं आपकी स्त्री के लिए जिम्मेदार नहीं। मैंने उसी दिन डरबन की ट्रेन पकड़ी। डरबन पहुंचा। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैंने तो शोरबा पिलाने के बाद ही उसका टेलीफोन किया था। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं इसे दगा समझता हूँ। डॉक्टर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, दवा करते समय मैं दगा वगा नहीं समझता। हम डॉक्टर लोग ऐसे समय रोगी को अथवा उसके संबंधियों को धोखा देने में पुण्य समझते हैं। हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगी को बचाना है। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं शांत रहा। डॉक्टर मित्र थे, सज्जन थे। उन्होंने और उसकी पत्नी ने मुझ पर उपकार किया था, पर मैं उक्त व्यवहार सहन करने के लिए तैयार ना था। डॉक्टर साहब, अब स्थिति स्पष्ट कर लीजिए। कहिए, आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के बिना मांस नहीं खिलाने दूंगा। मांस न लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो मैं उसे सहन करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर बोले, आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज नहीं चलेगी। मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक अपनी पत्नी को आप मेरे घर में रहने देंगे, तब तक मैं उसे अवश्य मांस अथवा जो कुछ भी देना उचित होगा दूंगा। यदि यह स्वीकार ना हो तो आप अपनी पत्नी को ले जाइए। मैं अपने ही घर में जानबूझकर उसकी मृत्यु नहीं होने दूंगा। तो क्या आप यह कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को इसी समय ले जाऊं? मैं कब कहता हूँ कि ले जाइए? मैं तो यह कहता हूँ कि मुझ पर किसी प्रकार का अंकुश ना रखिए। उस दशा में हम दोनों उसकी जितनी हो सकेगी उतनी सार संभाल करेंगे और आप निश्चिंत होकर जा सकेंगे। यदि यह सीधी सी बात आप न समझ सके तो मुझे विवश होकर कहना होगा कि आप अपनी पत्नी को मेरे घर से ले जाइए। मेरा ख्याल है कि उस समय मेरा एक लड़का मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा। उसने कहा, आपकी बात मुझे मंजूर है, बाकी मांसो दिया ही नहीं जा सकता। फिर मैं कस्तूरबा बाई के पास गया। वह बहुत अशक्त थी।
उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए दुखदाई था, किंतु धर्म समझकर मैंने उसे थोड़ी में ऊपर की बात कह सुनाई। उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं मांस का शोरबा नहीं लूंगी। मनुष्य का देह बार बार नहीं मिलती, चाहे उसकी गोद में मैं मर जाऊं, पर अपनी इस देह को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, ले जाने की विचार से घबरा गया, पर मैंने निश्चय कर लिया। डॉक्टर को पत्नी का निश्चय सुना दिया। डॉक्टर गुस्सा हुए और बोले, आप तो बड़े निर्दयी पति मालूम पड़ते हैं। ऐसी बीमारी में उस बेचारी से इस तरह की बातें करने में आपको शर्म भी नहीं आई। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी स्त्री यहाँ से ले जाने लायक नहीं है। उसका शरीर इस योग नहीं है कि वह थोड़ा भी धक्का सहन करे। रास्ते में ही उसकी जान निकल जाए तो मुझे आश्चर्य ना होगा। फिर भी आप अपने हठ कारण बिल्कुल ना माने तो आप ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मैं उसे शोरबा ना दे सकूं तो अपने घर में एक रात रखने का भी खतरा मैं नहीं उठा सकता। रिमझिम मेघ बरस रहा था। स्टेशन दूर था। डरबन से फिनिक्स तक रेल का और फिनिक्स से लगभग 2.5 मील का पैदल रास्ता था। खतरा काफी था, पर मैंने माना कि भगवान मदद करेगा। एक आदमी को पहले से फिनिक्स भेज दिया। फिनिक्स में हमारे पास हैमक था। जालीदार कपड़े की झोली या पालने को हैमक कहते हैं। उसके सिरे बांस से बांध दिए जाए तो बीमार उसमें आराम से झूलता रह सकता है। मैंने वेस्ट को खबर भेजी थी कि वे हैमक 1 बोतल गर्म दूध, 1 बोतल गर्म पानी और 6 आदमियों के साथ लेकर स्टेशन पर आ जाए। दूसरी ट्रेन के छूटने का समय होने पर मैंने रिक्शा मंगवाया और उसमें इस खतरनाक हालत में पत्नी को बैठाकर मैं रवाना हो गया। मुझे पत्नी को हिम्मत नहीं बांधनी पड़ी, उल्टे उसी ने मुझे हिम्मत बांधते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना कीजिए। हड्डियों के इस ढांचे में वजन तो कुछ रह ही नहीं गया था। खाया बिल्कुल नहीं जाता था। ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचने में स्टेशन के लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। वहां तक रिक्शा नहीं जा सकता था। मैं उसे उठाकर डिब्बे तक ले गया। फिनिक्स पहुंचने पर तो वह झोली आ गई थी। उसमें बीमार को आराम से ले गए। वहां केवल पानी के उपचार से धीरे धीरे कस्तूरबा बाई का शरीर पुष्ट होने लगा। फिनिक्स पहुंचने के बाद 2-3 दिन के अंदर एक स्वामी पधारे। हमारे हठ की बात सुनकर उनके मन में दया उपजी और वे हम दोनों को समझाने आए। जैसा कि मुझे याद है, स्वामी जी के आगमन के समय मणिलाल और रामदास भी वहां मौजूद थे। स्वामी जी ने मांसाहार की निर्दोषता पर व्याख्यान देना शुरू किया। मनुस्मृति का श्लोकों का प्रमाण दिया। पत्नी के सामने इस तरह की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी, पर शिष्टता के विचार से मैंने उन्हें चलने दिया। मांसाहार के समर्थन में मुझे मनुस्मृति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मैं उसके श्लोकों को जानता था। मैं जानता था कि उन्हें प्रभिक्ष मानने वाला भी एक पक्ष है, पर वे प्रभिक्ष न होते हुए भी अन्नाहार के विषय में मेरे विचार तो स्वतंत्र रीति से पक्के हो चुके थे। कस्तूरबा बाई की श्रद्धा काम कर रही थी। वह बेचारी सास के प्रमाण को क्या जाने, उसके लिए तो बाप दादों की रूढ़ी ही धर्म थी। लड़के को अपने पिता के धर्म पर विश्वास था, इसलिए वे स्वामी जी से मजाक कर रहे थे। अंत में कस्तूरबा बाई ने इस संवाद को यह कहकर बंद किया, स्वामी जी आप कुछ भी क्यों ना कहे, पर मुझे मांस का शोरबा खाकर स्वस्थ नहीं होना है। अब आप मेरा सिर न पचाए तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। बाकी बातें आपको लड़के के पिताजी से बात करनी हो तो कर लीजिए। मैंने अपना निश्चय आपको बतला दिया। घर में सत्याग्रह। मुझे जेल का पहला अनुभव 1907 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं,
संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छा पूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खा लेना होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अगल से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक डालने की बात कही तो वे बोले, यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं। आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से ले खाना पकाते समय रसोई में डाले, दोनों एक ही बात है। वहाँ तो एक बड़ी मेहनत के बाद हम आखिरी जरूरी परिवर्तन करा सके, पर केवल संयम की दृष्टि से देखे तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वह सफल नहीं होता, पर स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तब जेल के छूटने के बाद मैंने भोजन में ये तुरंत परिवर्तन किए। भरसक चाय पीना बंद किया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गई है। किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया, जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। मैंने यह भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दाल न खानी चाहिए, किंतु मैं उन्हें तुरंत छोड़ न सका था। दोनों चीजें मुझे प्रिय थी। यद्यपि उक्त शल्य क्रिया के बाद कस्तूरबा बाई का रक्तस्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, पर अब वह फिर शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही नहीं होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा करने का आग्रह ना था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मानने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वह मानी नहीं। आखिर उसने कहा, दाल और नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी न छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी हुआ। मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है। मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या दूसरी किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूं। लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, यह अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। वह कह उठी, मुझे माफ कीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई। अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा ले, यह तो मेरे लिए बहुत सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, पर मैं ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा। मुझे तो इससे लाभ ही होगा। मनुष्य किसी भी निर्मित से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है। एतबब तुम मुझसे आग्रह ना करो, फिर मेरे लिए भी यह एक परीक्षा हो जाएगी और इन 2 पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है, उस पर दृढ़ रहने से तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो रही ही नहीं। आप बहुत हठीले हैं, किसी की बात मानते तो नहीं, कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वह शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबा बाई की तबीयत खूब संभली। इसमें नमक और दाल का त्याग कारण रूप था, या वह किस हद तक कारण रूप था, अथवा उस त्याग से उत्पन्न आहार संबंधी अन्य छोटे बड़े परिवर्तन कारणभूत थे, या इसके बाद दूसरे नियमों का पालन कराने में मेरी
पहरेदारी नियमित रूप थी अथवा उपयुक्त प्रसंग से उत्पन्न मानसिक उल्लास नियमित रूप था, सो मैं कह नहीं सकता। पर कस्तूरबा बाई का क्षीण शरीर फिर पनपने लगा, रक्तस्राव बंद हुआ और वैद्यराज के रूप में मेरी साख कुछ बढ़ी। स्वयं मुझ पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही रहा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक ना रही। 1 साल का समय तो तेजी से बीत गया। मैं इंद्रियों की शांति का अधिक अनुभव करने लगा और मन संयम को बढ़ाने की तरफ अधिक दौड़ने लगा। कहना होगा कि वर्ष की समाप्ति के बाद भी दाल और नमक का मेरा त्याग देश लौटने तक चालू रहा। केवल एक बार सन 1914 में विलायत में नमक और दाल खाई थी, पर इसकी बात और देश वापस आने पर ये दोनों चीजें फिर किस तरह लेनी शुरू की, इसकी कहानी आगे कहूँगा। नमक और दाल चुराने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए हैं और दक्षिण अफ्रीका में तो परिणाम अच्छे ही आए हैं। वैदिक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में 2 मत हो सकते हैं, पर इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयम के आहार भिन्न होने चाहिए, उनके मार्ग भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं। संयम की ओर अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगा। इनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले पहल रायचंद्र भाई से मालूम हुआ था कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी उक्त चर्चा हुई थी। मिस्टर केलनबैक ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्रायः करते ही हैं, तो फिर हम दूध छोड़ क्यों ना दे, उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉल्स्टॉय फार्म पर दूध का त्याग किया। यह घटना सन 1912 में घटी। इतने त्याग से मुझे शांति ना हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में जो भी सस्ते से सस्ते फल मिले उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा को खूब अनुभव भी किया। फलाहार से अधिकतर चूल्हा जलाने की आवश्यकता ही न होती थी। बिना किसी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल यह हमारा साधारण आहार बन गया। उपवास। जिन दिनों मैंने दूध और अनाज को छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया उन्हीं दिनों संयम के हेतु से उपवास भी शुरू किया। मिस्टर केलनबैक इसमें भी मेरे साथ हो गए। पहले मैं उपवास केवल आरोग्य की दृष्टि से करता था। एक मित्र की प्रेरणा से मैंने यह समझा कि देह दमन के लिए उपवास की आवश्यकता है। चूंकि मैं वैष्णव कुटुंब में पैदा हुआ था और चूंकि माताजी कठिन व्रतों का पालन करने वाली थी, इसलिए मैं एकादशी आदि व्रत मैंने किए थे, किंतु वो देखा देखी अथवा माता पिता को प्रसन्न करने के विचार से किए थे। ऐसे व्रतों से कोई लाभ होता है, इसे ना तो मैं उस समय समझता था ना ही मानता था, किंतु उक्त मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सहारा पहुंचाने के विचारों से मैंने उसका अनुकरण करना शुरू किया और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। साधारणतः लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते हैं कि उन्होंने एकादशी की है। पर फलाहारी उपवास तो अब मैं रोज ही करने लग गया था, इसलिए मैंने पानी पीने की छूट रखकर पूरे उपवास शुरू किए।
उपवास के प्रयोगों को आरंभिक दिनों में श्रावण का महीना पड़ता था। उस साल रमजान और श्रावण दोनों एक साथ पड़े थे। गांधी कुटुंब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे। कुटुंब के लोग वैष्णव देवालयों की भांति ही शिवालयों में भी जाते थे। श्रावण महीने का प्रदोष व्रत कुटुंब में कोई ना कोई प्रतिवर्ष करता ही था, इसलिए श्रावण भ्राष्ट का व्रत मैंने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रारंभ टॉल्स्टॉय आश्रम में हुआ था। वहां सत्याग्रही कैदियों के कुटुंबों की देखरेख करते हुए कैलन बैक और मैं दोनों रहते थे। उनमें बालक और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलता था। इन नौजवानों में 4-5 मुसलमान थे। इस्लाम के नियमों का पालन करने में मैं उनकी मदद करता था और उन्हें बढ़ावा देता था। नमाज वगैरह की सहूलियत कर देता था। आश्रम में पारसी और ईसाई भी थे। इन सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्रम में नियम था। एक बार मुसलमान नौजवानों को मैंने रोजे रखने के लिए उत्साहित किया। मुझे तो प्रदोष व्रत करना ही था, किंतु मैंने हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों को भी मुसलमान नौजवानों का साथ देने की सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि संयम में सबके साथ सहयोग करना स्तुत्य है। बहु तेरे आश्रम वासियों ने मेरी बात मान ली। हिंदू और पारसी मुसलमान साथियों का पूरा अनुकरण नहीं करते थे, करना आवश्यक भी ना था। मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उससे पहले खा लिया करते थे, जिससे वे मुसलमानों को परोस सके और उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सके। इसके सिवा मुसलमान जो सहरी खाते थे, उनमें दूसरों के सम्मिलित होने की आवश्यकता ना थी और मुसलमान दिन में पानी भी ना पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम यह हुआ कि उपवास और एकासन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था। यह नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था। यह बात मुझे आभार पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। रोजे के दिनों में मुसलमानों को मांस का त्याग कठिन प्रतीत हुआ होगा, पर नवयुवकों में से किसी ने मुझे उसका पता नहीं चलने दिया। वे आनंद और रस पूर्वक अन्नाहार करते थे। हिंदू बालक आश्रम में अशोभनीय न लगने वाले स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए तैयार करते थे। इस प्रकार सहज ही आश्रम में संयम का वातावरण बढ़ा। दूसरे उपवासों और एकासनों में भी आश्रमवासी सम्मिलित होने लगे और मैं मानता हूँ कि इसका परिणाम शुभ निकला। सबके हृदयों पर संयम का कितना प्रभाव पड़ा, सबके विषयों को संयत करने में उपवास आदि ने कितना हाथ बटाया, यह मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, पर मेरा अनुभव यह है कि उपवास आदि से मुझ पर तो आरोग्य और विषय नियमन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि उपवास आदि ये सब इस तरह का प्रभाव पड़ेगा ही, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। इंद्रिय दमन के हेतु से किए गए उपवास से ही विषयों को संयत करने का परिणाम निकाल सकता है। कुछ मित्रों का यह अनुभव भी है कि उपवास की समाप्ति पर विषय इच्छा और स्वाद तीव्र हो जाते हैं। मतलब यह कि उपवास के दिनों में विषय को संयत करने और स्वाद को जीतने की सतत भावना बनी रहने पर ही उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। यह मानना निराभ्रम है कि बिना किसी हेतु के और बेमन किए जाने वाले शारीरिक उपवास का स्वतंत्र परिणाम विषय वासना को संयत करने में आएगा। गीता के दूसरे अध्याय का यह श्लोक यहाँ बहुत विचारणीय है, जिसका अर्थ है उपवासी के विषय उपवास के दिनों में शांत होते हैं, पर उसका रस नहीं जाता। रस तो ईश्वर दर्शन से ही, ईश्वर प्रसाद से ही शांत होता है। तात्पर्य यह कि संयमी के मार्ग में उपवास आदि एक साधन के रूप में है, किंतु ये ही सब कुछ नहीं है। और यदि शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास न हो तो
उसकी परिणति दंभ में होती है और वह हानिकारक सिद्ध होता है। आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के चौथे भाग के कुछ भाग को सुने होंगे। बचे हुए भाग को अब अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।